हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कौन क्लेम कर सकता है, मतलब हु आर बेनिफिशियरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स या हु कैन एनफोर्स देम इन द कोर्ट। फंडामेंटल राइट माना राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन। अब इसको कौन एनफोर्स कर सकता है? सिंपल आंसर है, जो भी भारत में है वो कर ही सकता है ना। अब फिर इसके अंदर क्वेश्चन बनाने की क्या बात थी? क्वेश्चन बनाने की ये बात है, एक तो दो तरह के लोग होते हैं, एक नेचुरल पर्सन्स और एक यू कैन से आर्टिफिशियल पर्सन्स या लीगल पर्सन्स, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स एंड सो ऑन। तो एक तो उनके एंगल से स्टडी करने की जरूरत है कि क्या उनको भी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। भाई इंडियन को तो मिलेंगे, लेकिन क्या इंडियन कंपनी को भी मिलेंगे? एक तो ये क्वेश्चन बनता है। फिर इंडिया में भी तो फॉरेनर्स होते हैं। अब फॉरेनर भी दो तरह के हैं, एक जो फॉरेन सिटीजन है, एक जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली। तो फिर इस तरह से कुल मिला के ना काफी सारा पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है डिस्कशन का। तो मोटा मोटा तो इस क्वेश्चन का आंसर वन लाइन में अगर पूछा जाए तो हु कैन क्लेम फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आंसर है इंडियन सिटीजन। बात खत्म, अगर वन वर्ड आंसर पूछा जाए तो। बट डिटेल्ड आंसर चाहिए, डिटेल्ड आंसर। इंडियन सिटीजन ओनली नहीं है, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि इंडियन सिटीजन के अलावा हर ह्यूमन को मिलते हैं जो इंडिया में होता है। तो हमें ये इस एंगल से इस चीज को स्टडी करनी है। अब फिर आप एंड में देखोगे कि इंडियन सिटीजन्स के पास राइट्स ज्यादा हैं, दूसरों के पास थोड़े कम है। तो ऑब्वियसली भाई इंडियन सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ चीजें इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेंगी ना। भारत देश भारतीयों का है, भारतीय माने इंडियन सिटीजन, तो उन्हीं को तो राइट्स ज्यादा होंगे, इसमें क्या गलत है? तो बैलेंसिंग की हुई है, कुछ ह्यूमनिटी के आधार पर दूसरों को भी राइट्स दिए हैं, लेकिन मेनली तो फिर फंडामेंटल राइट्स इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन को ही देगा ना। चलो, सो हु कैन क्लेम द फंडामेंटल राइट्स? तो यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर में यही है कि द आंसर इज नॉट यूनिफॉर्म, बिकॉज कुछ जो हैं सम राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, सिटीजन्स माने इंडियन सिटीजन्स। कुछ राइट्स जो हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, जबकि अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, यानी कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सबको मिलेंगे। अब एकदम एक लाइन में इसको बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, अभी हम पढ़ते जाएंगे, इसी वीडियो में हमें क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक वो जो कि सबको मिलेंगे, जो अदर्स को मिल रहे हैं वो ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन को तो मिलेंगे ही, और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि ओनली इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। तो चलिए अब इसको पढ़ते हुए चलते हैं आगे बढ़ के। अब पर्सन एंड सिटीजन, देखिए जहां तक सवाल है टर्म पर्सन का, पर्सन के अंदर कंपनी भी आएगी। पर्सन इंक्लूड्स बोथ नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन सच एज कंपनीज, फर्म्स एंड ऑल दैट। अब एक कंपनी भी पर्सन है, इनकम टैक्स एक्ट में भी आप जाके देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ पर्सन में ये सब लोग आते हैं, यानी इंडियन सिटीजन के साथ साथ इंडियन कंपनी भी पर्सन है। तो हमें देखना पड़ेगा कि राइट किसको मिल रहा है, क्या सिर्फ नेचुरल ह्यूमन बीइंग को मिल रहा है जो इंडियन सिटीजन है, या फिर एनी पर्सन, एनी में फिर कंपनीज भी आ गई। तो ये थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल हो जाता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इंडियन सिटीजन कौन है, बिकॉज इंडियन सिटीजन के पास फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो इस बात को समझना है कि सिटीजन कौन है। तो इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो पढ़ ही सकते हैं। सो पर्सन कैन बिकम एन इंडियन सिटीजन बाय बर्थ, एक आदमी जिसने इंडिया में जन्म लिया बेसिकली वो इंडियन सिटीजन बन जाता है बाय बर्थ, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। फिर एक है बाय डिसेंट, वंश से। इसका क्या मतलब है? अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया कैन एक्वायर सिटीजनशिप इफ वन ऑफ द पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजन, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भारतीय माता पिता से जन्म लेता है विदेश में तो भी उसको इंडियन सिटीजनशिप एज पर रूल्स मिल सकती है। तीसरी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन से। कुछ लोग हैं जो अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप का और फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, यानी कि एक तरह से ना तो उनका जन्म भारत में हुआ, ना उनके माता पिता भारतीय हैं, फॉरेनर हैं, लेकिन अब वो इंडिया में आके रहने लगे हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और जो भी रूल्स फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा कर दिया, तो अब वो भी इंडियन सिटीजन बन गए। अब इसके अलावा एक और इन्होंने टर्म दी है नेचुरलाइजेशन। अ फॉरेनर कैन बिकम इंडियन सिटीजन
बाय फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस। हो सकता है कि एक हम रूल्स में जाएं, मेरे को ध्यान नहीं है इसमें क्या रूल है, लेकिन आई थिंक शायद 7 साल का है कि अगर कोई आदमी इंडिया में 7 साल से रह रहा है तो उसको बहुत मिनिमम फॉर्मेलिटीज पूरी करके इंडियन सिटीजन माना जाएगा। बट ये 7 साल मेरे को पकड़ मत लेना, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान देना चाहिए था, बट ये इतना रेलेवेंट नहीं है। लेकिन आप गूगल कर लो या चैट जीपीटी कर लो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी हाथ के हाथ मिल ही जाएगा कि इंडियन सिटीजन कितने साल मिनिमम रहने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बाय इनकॉर्पोरेशन, ये तो फिर वही हो गया कि अगर एक पोर्शन, वैसे आजकल ये होता नहीं है, लेकिन अगर सपोज मान के चलो कि इंडिया ने किसी और कंट्री को जीत लिया, इफ ए न्यू टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, देन पीपल ऑफ दैट टेरिटरी बिकम्स इंडियन सिटीजन। फिर वो भी तो हिंदुस्तानी हो गया ना। मैं किसी भी देश का नाम नहीं लेना चाहता एग्जाम्पल लेने के लिए, बट मान लो जैसे पुराने जमाने में होता था कि राजा दूसरे देश को भी जीत लेता था, तो वहां के लोग भी इंडियन सिटीजन बन गए। तो आई होप नाउ ये 5 कैटेगरीज आपको क्लियर हैं जो मैंने अभी समझाई, है ना। तो पहला मैंने कहा जिसका जन्म भारत में हुआ बाय बर्थ, दूसरा जिसके माता पिता भारतीय हैं चाहे खुद का जन्म बाहर हुआ, देन कुछ लोग जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, अगर वो लोग एनआरआई सुना होगा, अगर वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें तो उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। देन फॉरेनर कुछ साल यहाँ रहने के बाद इंडियन सिटीजन बन सकता है, और जिस देश को हिंदुस्तान जीत लेगा फिर वहाँ के लोग भी भारतीय कहलाएंगे। 5वां पॉइंट तो मोरलेस थियोरी है, अभी तक तो मैंने अपने जीवन में तो ऐसा नहीं देखा, तो ये तो चलो एक अलग ही कंसेप्ट हो गया। अब सिटीजन enjoys some special rights like right to vote, contest elections and hold public office। अब देखो ना, अगर इंडिया में वोटिंग करनी है और खासकर अगर कोई पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड करनी है ना, इलेक्शंस में खड़ा होना, तो कम से कम इंडियन सिटीजन तो हो। अब अगर हम कह देंगे किसी को भी वोटिंग अलाउड है, तो इस तरह से तो फिर फॉरेन कंट्री के लोग भी आकर चुनाव में खड़े हो जाएं और हो सकता है पैसे या दूसरी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ की गवर्नमेंट ही टेक ओवर कर ले। तो इसलिए ये रूल बनाया गया है कि राइट टू वोट वगैरह के लिए सिटीजनशिप होना जरूरी है, इसीलिए तो ये सिस्टम है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। नॉन सिटीजन्स डू नॉट एंजॉय ऑल द राइट्स, लेकिन उनको बेसिक राइट लाइक आर्टिकल 14 एंड 21, इक्वालिटी और राइट टू लाइफ, ये 2 बेसिक राइट हैं, वो नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं। सो अब हम लेते हैं पहले फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू ऑल पर्संस। ऑल का मतलब इंडियन सिटीजन्स को भी मिलेंगे और दूसरे लोगों को भी मिलेंगे जो इंडिया में रह रहे हैं। तो सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये क्या है, इट गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ऑल द पर्संस इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, कि कानून की नजरों में सब एक हैं, इक्वल हैं, और जो भी कानून है वो सबके लिए एक सा रहेगा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की मिलेगी, चाहे वो इंडियन सिटीजन है चाहे फॉरेनर है। ये आर्टिकल 14 है, तो ये इक्वालिटी का बेसिक आर्टिकल है, ये सबको मिलेगा। तो अगर कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन है, माना कोई गवर्नमेंट मान लो थियोरेटिकली कि किसी को भी एवं उठा के अरेस्ट कर ले, कुछ कर ले, तो उसके पास भी एक फंडामेंटल राइट है कि भाई आप इंडिया में हो तो उसको भी कानून के हिसाब से ही अरेस्ट किया जाएगा या ट्रीट किया जाएगा। माना उसको एडवोकेट मिलना है, उसका कोर्ट केस चलना है, या उसको यहाँ कोई घर लेना है, तो जो भी कानून है वो फिर उस सेंस में वो उसको मिलेगा इक्वालिटी की, जो बेनिफिट औरों को मिल रहा है कानूनी दृष्टि से, वो एक फॉरेनर को भी एक तरह से मिलेगा। एंड अगर हम बात करते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, तो नेचुरली एक डिग्निटी के साथ रहना, एक फ्रीडम के साथ रहना कंट्री में, एज फार एज कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे, तो ये बेनिफिट भी जो है नॉन सिटीजन्स को भी मिलेगा। सो आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एंड अप्लाइज टू ऑल पर्संस। आर्टिकल 21 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस समझ लीजिए कि आपको अच्छे से याद रखना ही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको याद होगा कि मैंने कहा ही है, हर सिलेबस में कहा है कि 10 केसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो एक ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 पर ही है ये, और इन्होंने बोला लाइफ मीन्स लाइफ विद अ डिग्निटी नॉट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बोलोगे राइट टू लाइफ का मतलब तू जिंदा तो है बट इज्जत से रह पाए, तमीज से वो कहीं आ पाए जा पाए। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ भी, अब जैसे शायद इनका मैडम का पासपोर्ट इन्होंने फोरफिट कर लिया था तो इस बात को लेके कहानी हुई, तो ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है ना। सो आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, इसमें यही है कि अगर कोई आदमी
क्रिमिनल केस में फंस जाता है तो उसको जो भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कानूनी तौर पर वो सारी प्रोटेक्शन जो है उसको मिलेगी। जो भी रूल्स हैं एक क्रिमिनल केस कैसे चलता है, बिकॉज क्रिमिनल केसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें सीधा जेल हो जाती है, फांसी भी हो सकती है, तो ये थोड़े से क्रिटिकल होते हैं और इसलिए इसके ऊपर ये कानून बनाए गए हैं। तो इसमें इन्होंने तीनों चीज़ों से फ्रीडम दी है। प्रोटेक्ट्स ऑल द पर्सन्स अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस पहला, देन डबल ज्यूपॉर्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तीनों चीज़ों से ये आर्टिकल हमें फ्रीडम देता है, आर्टिकल 20 के क्रिमिनल केसेस में सबको फ्रीडम मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के बंद कर दो और कुछ भी चलाते रहो। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या है? इसने कहा है कि अगर कोई एक्टिविटी इलीगल नहीं थी जिस दिन आपने की तो बाद में उसके इलीगल होने से आप अरेस्ट नहीं हो सकते। अब बोलो क्या हुआ सर, एग्जाम्पल समझ ही नहीं आया। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सिगरेट पीना अलाउड है, गुटखा खाना मान लेते हैं अलाउड है, दारू पीना मान लेते हैं पब्लिक में अलाउड है, मान लो ऐसे। एक आदमी ने वो क्राइम कर दिया, उसने पब्लिकली ड्रिंकिंग की, दारू पी, तो चलो जी गलत हो गया, लेकिन उस दिन अलाउड था तो गलत नहीं भी हुआ। अब एक साल बाद गवर्नमेंट को लगा भाई ये तो बहुत हो रहा है, लोग पब्लिक में दारू पी रहे हैं, उन्होंने उठा के उसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया। अब क्राइम डिक्लेयर कर दिया तो पीछे की डेट से उस बंदे को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन उसने वो एरर की, अभी तो क्राइम नहीं हुआ ना, क्योंकि क्राइम तो लॉ में बाद में बना, तो जिस दिन एरर की उस दिन वो नहीं था क्राइम, तो फिर ये अलाउड है। ऐसे सोच लो, एक और सिंपल एग्जांपल दिमाग में आया, माना रेस्टोरेंट रात के 2 बजे तक खोलना अलाउड था, आपने 2 बजे तक खोला, बाद में गवर्नमेंट ने कह दिया 12 बजे के बाद कोई भी खोलेगा ना अगर रेस्टोरेंट को तो ये इलीगल है। तो पहले तो अलाउड ही था ना, तो फिर आपको पीछे घुमाकर जो है वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट विच वॉज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम इट इज कमिटेड। जिस दिन आपने वो गलती की उस दिन तो वो क्राइम नहीं था ना, बाद में हुआ। तो ये एक प्रोटेक्शन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को देता है। इसी तरह से अ पर्सन कैन नॉट बी गिवन अ ग्रेटर पनिशमेंट देन व्हाट वाज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, ये भी है। अब मान लेते हैं कि एक आदमी ने किसी का मोबाइल स्नैच किया और कानून में उसको 2 साल की जेल है, चलो बाद में कानून जो है वो केस चलता रहा, कानून चेंज हो गया और अब नया रूल आ गया कि सपोज मान लो ऐसे कि मोबाइल स्नैचिंग पे 5 साल की जेल है। तो जज साहब ये नहीं कह सकते कि भाई देखो मैं तो डिसीजन आज दे रहा हूं ना, तो आज तो 5 साल की जेल है, तो अब तो लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से मैं 5 साल की जेल दूंगा ना। इसमें फंडा ये लगेगा कि जिस दिन वो क्राइम हुआ उस दिन अगर उसको सेम डे ही पनिशमेंट मिलती तो 2 साल की मैक्सिमम थी, तो 2 ही साल वाला रूल लेके चलना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट है जो है आपका कि उससे ज्यादा उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। अब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल ज्यूपॉर्डी। ये क्या मतलब हुआ? ये हुआ कि एक आदमी ने एक क्राइम किया, मान लेते उसको सजा भी मिल गई, अब सजा मिल गई और वो सजा पूरी हो गई तो बस बात खत्म, दोबारा उसको उसी क्राइम के लिए आप दोबारा कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। मतलब एक आदमी को एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, दोबारा दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण, बार बार उसको उस चीज के लिए सजा नहीं दोगे, ठीक है ना। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। जिसकी जो भी सजा होनी है, जो फाइन लगना है वो एक बार लगेगा, उसको आप अलग अलग कानूनों में नहीं ले सकते। मान लेते किसी ने रेड लाइट ही जंप की, उसका 1000 रुपए का फाइन कटना था, वो कट गया, तो बस अब वो एक बार कट गया, उसको किसी और ग्राउंड से आप दोबारा से उस पर कोई और फाइन नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑफेंस एक था और उसके अगेंस्ट उसको सजा मिल चुकी है। अब तीसरा है ना, एक आदमी अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देगा। ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब एक आदमी ने मर्डर किया है, उसकी मर्जी है, वो गिल्टी कॉन्शियस होकर बोल सकता है कि मैंने मर्डर किया है, लेकिन अगर वो ना चाहे तो वो चुप रहे। अब जिसने मर्डर किया होता उसको तो पता ही होता है कि मैंने किया है, लेकिन वो नहीं बोलता, मना कोर्ट में चुप है। तो ये प्रोटेक्शन लॉ उसको दे रहा है कि वो जरूरी नहीं है कि अपने खिलाफ ही गवाही दे,
आप इस बात के लिए उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बाद में प्रूव भी हो जाए कि अबे जब तेरे को तो पता ही था ना तूने मर्डर किया, फिर तूने क्यों बोल नहीं रहा था, इतने दिन हमारा कोर्ट केस चलवा दिया तूने। बट उसको प्रोटेक्शन लॉ देता है। उस आदमी ने कुछ नहीं बोला, उसने तो वो तो मना भी कर रहा है, तो ठीक है, फिर प्रूव करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का काम है प्रूव करे। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कोई भी आदमी अपने अगेंस्ट गवाही दे, इसके लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ, देना चाहे दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो सरेंडर कर देते हैं पुलिस में जाके कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, वो ठीक है, अलाउड है, सरेंडर करना भी अलाउड है ना, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। सो आर्टिकल 20 जो है वो इंश्योर कर रहा है फेयरनेस इन क्रिमिनल लॉ एंड प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, मतलब कि पुलिस और कोर्ट मिलके जबरदस्ती किसी को घेर घोट के परेशान नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 22। इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। ऐसे ही नहीं है किसी को भी उठा के आप अरेस्ट कर दोगे, उसको बकायदा, एक तो पहली बात पुलिस ऑफिसर के पास ऑलमोस्ट रीजन टू बिलीव होना चाहिए, चाहे किसी और की स्टेटमेंट से या जो सिचुएशन है उसको देख के। आप ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, वारंट होना चाहिए प्रॉपर राइटिंग में विद रीजंस कि क्यों अरेस्ट कर रहे हो। हाँ, समटाइम वारंट के लिए टाइम ना हो, इतने में तो बंदा भाग जाएगा, तो कर सकते हैं डिटेन, लेकिन मतलब हर चीज के लिए लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर एक थानेदार हैं तो किसी को भी जाएंगे और अरेस्ट कर लेंगे। तो आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रीडम, ये सेफगार्ड आपको दिया गया है कि अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, ऐसे आप किसी को उठा के नहीं कर सकते। बाकी सारे आर्टिकल्स अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे बाद में। इसी तरह से है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो भी आपका धर्म है आप उसको अपने हिसाब से जी सकते हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं इस समय फ्रीडम्स, फंडामेंटल राइट्स की, ये फॉरेनर्स के लिए भी हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए तो ऑब्वियसली हैं ही, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। अब हम चैनल चेंज कर रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़े ऊपर वो सारे वो थे जो इंडियन सिटीजन प्लस फॉरेनर्स दोनों के लिए थे। अब हम बात करें ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो एक तो है डिस्क्रिमिनेशन का, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी तरह से, स्पेशली माइनॉरिटीज या कोई भी कास्ट है, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो कोई भेदभाव, जैसे पुराने जमानों में हम सुनते हैं, पता नहीं मैंने तो देखा नहीं, बट आज से 100-200 साल पहले मैंने सुना है कास्ट के आधार पर या प्रोफेशन के आधार पर थोड़ा भेदभाव रहता था, वो नहीं हुआ। इसी तरह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, खासकर जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, अब माना सरकारी पोस्टों पे तो फिर थोड़ा भेदभाव करना पड़ जाएगा ना कि ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स हैं। अब यहां पर आप किसी फॉरेनर को थोड़ी जज बना दोगे, तो वो एक चीज है। तो उस हिसाब से अगर कुछ गवर्नमेंट पोस्टों में ओनली इंडियन सिटीजन चाहिए तो फिर इंडियन सिटीजन चाहिए। वैसे तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बट कुछ चीजों में ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स कर दिया है। इसी तरह से फ्रीडम राइट्स, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, प्रोफेशन, ये वाला जो है ना फ्रीडम वाला, ये फ्रीडम वाला भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। यहां पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल 19 पर मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दूंगा, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है। मोरालिटी को देखना पड़ेगा, पब्लिक ऑर्डर को देखना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि कुछ भी बोलो या कुछ भी करो, लेकिन फिर भी इंडियन सिटीजन्स के लिए ये फ्रीडम्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू। एक मैंने इसमें काफी केस लॉज देखे, मोरलेस घूम फिर के यही आ रहा था कि ये जो आर्टिकल 19 है ये कंपनियों के लिए नहीं है, सिर्फ नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। लेकिन हाँ, वो अपने शेयर होल्डर्स के थ्रू इसको यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। कल्चरल राइट्स, जो भी कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, ये भी चाहे माइनॉरिटीज हैं या जो भी हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। और माइनॉरिटीज के राइट्स भी इंडियन सिटीजन्स के लिए। माइनॉरिटी कम से कम इंडियन तो हो, नहीं तो माइनॉरिटी तो क्या, कोई भी आदमी, 10 आदमी भी अगर बाहर से आके यहाँ रहना शुरू कर दें हफ्ते 15 दिन, तो माइनॉरिटी थोड़ी हो गई। माइनॉरिटीज वही हैं जो इंडियन सिटीजन्स हैं, लेकिन ठीक है, उस पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले, जाति को मानने वाले लोग कम हैं, लेकिन फिर भी तभी वो माइनॉरिटीज माने जाएंगे। सो कैन लीगल पर्सन क्लेम फंडामेंटल राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी बताया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स तो सबके पास हैं, लाइक आर्टिकल 14 एंड 21। अब 14 है इक्वालिटी, तो कोई भी कंपनी ये बोल सकती है कि भाई मुझे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलनी चाहिए। मैं इंडियन कंपनी हूं अगर, तो मुझे भी इक्वल प्रोटेक्शन जो है मिलनी चाहिए। बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, दिल्ली की कंपनी, बॉम्बे की कंपनी, वो सब नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए, तो वो तो ठीक है। और 21 लाइक राइट टू लाइफ, कंपनी के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि भाई उनको भी
खासकर उनके डायरेक्टर्स के थ्रू एंड अदरवाइज ये वो इन बेनिफिट्स को ले पाएंगे, है ना। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, आर्टिकल 19 पर था ये, बेनेट कॉलोमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आई थिंक ये टाइम्स ऑफ इंडिया छापते हैं, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर बात चली, तो आर्टिकल 19 को उन्होंने यूज करने के लिए कहा, तो कोर्ट ने कहा आप कर लो लेकिन थ्रू द शेयर होल्डर, यानी इंडिविजुअल के लिए ये राइट है तो इंडिविजुअल ही अप्लाई करे। सो कंपनी अब मोर और लेस मुझे जो लगता है प्रैक्टिकली, अगर आप कल को वकालत करने के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, मेरे को लगता है कंपनी के लिए तो मेनली एक आर्टिकल 14 ही है ढंग से, इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बाकी तो कौन सा ही उनको फंडामेंटल राइट मिलना। मोर और लेस फंडामेंटल राइट्स तो ह्यूमंस के लिए हैं और वो भी स्पेशली इंडियन सिटीजन्स के लिए है, दैट इज द पॉइंट। जहां तक टेरिटोरियल नेक्सस का सवाल है, अगर वो नॉन सिटीजन्स जो हैं वो इंडियन टेरिटरी में हैं, विद इन इंडियन टेरिटरी, तभी तो फंडामेंटल राइट्स क्लेम करेंगे। लॉजिकल है, बाहर के लोग बाहर ही हैं अगर, तो हमारा क्या लेना देना उस बात से। तो जब फॉरेनर्स इंडिया में होंगे, नॉन सिटीजन्स का मतलब फॉरेनर्स, तो जब फॉरेनर्स इंडिया में होंगे तभी तो ये पॉइंट आएगा कि उनको भी फंडामेंटल राइट्स चाहिए। बट अगर हम फॉरेनर्स की बात करें तो आर्टिकल 19 के बारे में क्लियरली लिख दिया है कि जो शत्रु देश है, एनिमी, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू राइट्स लाइक आर्टिकल 19। फॉरेनर्स इंडिया में हैं लेकिन अगर वो एनिमी देश के हैं तो फिर उनको कोई भी राइट नहीं मिलेगा। याद हो, एनिमी का मतलब ये नहीं कि जिसको हम सोचते हैं एनिमी, एनिमी का मतलब वो देश जिससे फिलहाल वॉर चल रही है, वॉर डिक्लेयर हो गई है और वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो है एनिमी कंट्री। तो उस देश के जो लोग हैं उनको ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पाएंगे। जहां तक क्लासिफिकेशन का सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, हर किसी को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, लाइक राइट टू इक्वालिटी, लेकिन कुछ चीजें तो इंडियन, अब जैसे इंडियन पोस्टों पे है ना, अब सरकारी पोस्टों पर तो इंडियन सिटीजन ही अप्लाई करेगा ना, उसमें तो फॉरेनर्स को नहीं अपॉइंट कर सकते। तो कुछ हद तक फंडामेंटल राइट्स को दो हिस्सों में जो डिवीजन किया है वो सही है, वो सही है। कुछ चीजें सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलनी चाहिए थी तो उन्हीं को ही मिली है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन यही है कि बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड स्टेट राइट्स, क्योंकि हर बंदे को राइट मिलना चाहिए वो ठीक है, लेकिन सरकार को सिक्योरिटी के हिसाब से एंड अदरवाइज भी तो बैलेंस मेंटेन करना है। तो ठीक है, आई थिंक ये डिवीजन जो इन्होंने किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।